नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जौहर यूनिवर्सिटी बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। यूनिवर्सिटी पर फिलहाल कोई भी बुलडोजर का एक्शन नहीं होगा। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त ने स्टे ऑर्डर पारित कर दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई तक नहीं होगी कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि 40 भवनों की यूनिवर्सिटी है, जहां मुरादाबाद मंडल से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर एक बड़ा फैसला आया। फिलहाल सुरक्षित इस फैसले को रख लिया गया है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने के सरकार के आदेश को लेकर सुनवाई इस दौरान हुई, जहां मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। करीब 1.5 घंटे तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपनी दलीलें रखी, अपने अपने तर्क रखे। हालांकि न्यायालय ने अभी इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन स्टे कर दिया गया, यानी कि अभी फिलहाल उन 38 भवन जिसका नक्शा पास नहीं हुआ है, आजम खान की जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ रही थी, अब उस पर बुलडोजर का एक्शन नहीं होगा। सरकार को यह बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे थे, जहां पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि 40 भवनों की यूनिवर्सिटी है जौहर यूनिवर्सिटी, जहां पर छात्र भले ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर 38 भवन ऐसे हैं जिसका नक्शा पास नहीं किया गया। अवैध तरीके से गरीबों का हक मारा गया है और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद खूब जोरों के साथ सियासत हुई थी और यह पूरा मामला न्यायालय मंडल आयुक्त मुरादाबाद पहुंचा, जहां 38 भवनों पर अब फैसला फिलहाल आने वाले समय पर आएगा। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, कई तरह की दलीलें रखी गई, तर्क रखे गए और मंडल आयुक्त ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अब फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। वहां पर जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर गरीबों का हक मारकर उनके अधिकार, उनकी संपत्ति को छीनकर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया है, भले ही नक्शा पास नहीं कराया गया, तो जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी गरीबी रेखा को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं कि ताकि अपनी इस पढ़ाई को वो आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन अगर छात्र बुलडोजर चलवाती है या बुलडोजर का प्रहार होता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका छात्रों के भविष्य पर भी लग सकता है। दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, स्टेट की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी और की से भी, और अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, वो न्यायालय ने सुरक्षित कर लिया है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्टेट की तरफ से मैंने तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब न्यायालय के ऊपर है क्या निर्णय लेता है, क्या अगली कार्रवाई होती है, कि फाइनल आदेश होता है कि या कोई रिपोर्ट मंगाते हैं या क्या करते हैं, अभी ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों पक्षों से अपना अपना पक्ष। देखिए, आज हमारी तरफ से इसमें आर्गुमेंट हुआ और ये कहा गया कि ये गांव सीगन खेड़ा जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये एरिया 27/9/24 से आरटीए में आया है और आरटीए को कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने मास्टर प्लान बनाने होंगे एज पर सेक्शन 8 और उसके बाद जो है उसके साथ ही जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने होंगे। तो आरटीए के पास ना तो मास्टर प्लान है ना जोनल डेवलपमेंट प्लान है। जब तक उनके प्लान नहीं, जब तक उनके वहाँ रेगुलेशंस नहीं है, कितना हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल है, कितना इलीगल, आप कैसे तय करेंगे। तो सारी कार्रवाई प्रीमैच्योर है, ये हमने वहाँ आर्गुमेंट दिया। तो देखिए, मंडल आयुक्त ने सुरक्षित रख लिया है फैसला, लेकिन अब अंतिम फैसला क्या होगा, जो अंतिम निर्णय है वो न्यायालय का क्या होगा, मंडल आयुक्त का क्या होगा, उस पर अभी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जो 38 भवनों पर प्रशासनिक अमला बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा था और इसके साथ ही सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था, फिलहाल उसको स्टे कर दिया गया है। इसी पर भी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि देखिए 38 भवनों पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार को एक बड़ा झटका लगा है कि फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी 38 भवनों पर। आपको बता दूं, आज मंडलायुक्त न्यायालय में आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े अहम मामले पर सुनवाई हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, जिस पर आज दोनों पक्षों की दलीलें जो है सुनी गई हैं और करीब 1.5 घंटे तक इस पर जो है सुनवाई चली थी। सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपने अपने तर्क न्यायालय में सपक्ष रखे थे। सुनवाई पूरी होने के बाद मंडलायुक्त आनंदय कुमार ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी आज इस मामले में कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया।
लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर खूब जोरों के साथ सियासत हुई थी और ये कहा जा रहा था, पूछा भी जा रहा था कि आखिर 9 साल बाद सरकार को क्या एकदम से यहाँ पर नींद से वो जागे और यहाँ पर उनको पता चला कि अर्थस भवन तो अवैध तरीके से और गरीबों का हक मारा गया है। लेकिन क्या अभी भी क्या कोई विकल्प है कि जो अर्थस भवन है उसका नक्शा पास करा दिया जाए? क्या इस पूरे सिलसिले को लेकर भी किसी तरह की दलील पेश की गई? नहीं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो है इसमें कार्रवाई हुई थी। क्या नाम है, जिस दिन मंडलायुक्त के आदेश पर इसमें जो है स्टे लिया गया था और शायद ये खबर आपको बताई गई थी कि इस खबर में मंडलायुक्त द्वारा जो है इस पे जो है रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के बाद में ये हुआ था कि आज जो है 3 अगस्त को इसमें कार्रवाई होनी थी, जिसमें कार्रवाई को लेकर के आज जो है इसकी तारीख थी 3 अगस्त। तो अगर 3 तारीख को जो है आज इसका वो होना था निर्णय, लेकिन आज हुआ नहीं है। इसमें सरकारी वकील अधिवक्ता जो है दिनेश कुमार चौहान ने भी अपना पक्ष रखा था और जबकि याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे जुनैद एजाज, उन्होंने दलीलें पेश की थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई फिलहाल नजर आ रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि सरकार को तो बड़ा झटका लगा है। प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी कर चुका था आज बुलडोजर चलाने की, लेकिन फिलहाल स्टे हो चुका है, यानी कि रोक लगा दी गई है न्यायालय की तरफ से। लेकिन अब आगे क्या कुछ कयासबाजी लगाई जा रही है कि किस तरह का फैसला अब आगे आ सकता है? आजम खान को झटका लगेगा सरकार को? अभी तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इसमें क्या नाम है, क्या निर्णय सरकार जो है लेती है या कोर्ट का क्या निर्णय आता है। फिलहाल अभी जो है इसमें असमंजस बना हुआ है कि जब इसकी आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें क्या निर्णय सामने आएगा उस पर नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने चंदा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया और तीखा हमला बोला और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई। लगातार शोर शराबे और विरोध के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब सभी की नजरें अगले दिन की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं, जहां इन मुद्दों पर एक बार फिर से गर्मा गर्म बहस होने की संभावना है। तो देखिए कल 11 बजे एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी और विपक्ष की तरफ से वापस से उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा, जहां राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला उठाया जा रहा है, नीट पेपर लीक और इसके साथ ही कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में लचर स्थिति में विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि आने वाले समय पर सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल दे, जवाब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दे। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष का फिलहाल यही रिएक्शन और रवैया सामने आया है कि सवालों के जवाब देने तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को थोड़ा संयम बरतना होगा। विपक्ष को थोड़ा सामंजस्य से और सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही को चलाना होगा। अगर विपक्ष इसी तरह से हंगामा करेगा तो जो प्रस्ताव यहां पर जनहित और यहां प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के लोगों से जुड़े हुए हैं, वो प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। आज मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि जो सरकार है वो जनता के हितों के लिए काम कर रही है और इस बार का जो अनुपूरक बजट आएगा वो प्रदेश के विकास को रफ्तार देगा। वहीं पर उन्होंने विपक्ष जो एजेंडा बनाकर जो दुष्प्रचार कर रहा है और कई ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिसे जनता के हित के नहीं है, ऐसे में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए और अनायास के मुद्दों से बचे। आज का जो दिन था वो आज की कार्रवाई थी वो स्थगित हो गई। अब कल खास दिन होगा क्योंकि कल अनुपूरक बजट पेश होगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। विधायक हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर राम मंदिर, चंदा चोरी और शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौजूद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इन मामलों पर सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नीट पेपर लीक और चंदा चोरी यानी कि चढ़ावा चोरी जो राम मंदिर का मामला था उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतरी है। सदन के भीतर लगातार गहमागहमी है, हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चढ़ती है, लेकिन सदन के बाहर भी वही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हाथों पर बैनर पोस्टर लेते हुए लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि चंदा चोरों
गद्दी छोड़ो, इस तरह की नारेबाजी लगाई जा रही है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों का जोरदार हल्ला बोल देखने को मिला। सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। सरकार का सीधे तौर पर एक ही रिएक्शन सामने आया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जो सवाल यहां पर विपक्षी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों के हैं, उन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर दिए जाएंगे। उन सवालों के जवाबों पर किसी भी तरह से हीला हवालिया पल्ला नहीं झाड़ा जाएगा। और अब समाजवादी पार्टी का कहना कि ये तो सिर्फ आज का दिन है, लेकिन आने वाले समय पर भी इसी तरह से सरकार को घेरा जाएगा और बैनर पोस्टर हाथ में लेकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। सपा के विधायक सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। सदन के भीतर भी हंगामा और सदन के बाहर भी विपक्षी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। चंदा चोरी का मामला जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है, जिसको लेकर जोरों से सियासत इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है। और इसके साथ ही नीट पेपर लीक, जिसको लेकर हाल फिलहाल में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन छात्रों ने नहीं किया था, उसको लेकर कुछ भी तस्वीरें से सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश और सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि IGRS पोर्टल पर देवी पाटन मंडल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि में मंडल आयुक्त IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व के साथ गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जिलों के जिला अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। चारों जिलों में शिकायतों के बेहतर निस्तारण और प्रभावी कार्यप्रणाली के चलते देवी पाटन मंडल को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रशासन ने इस उपलब्धि को जनता की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की दिशा में बड़ी कामयाबी बताया। तो IGRS पोर्टल पर देवी पाटन मंडल बनाया गया, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये गुणवत्ता समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। प्रशासन ने इस उपलब्धि को जनता को समर्पित किया है और कहा यह जा रहा है कि चारों जिलों में अब शिकायतों के बेहतर निस्तारण किए जाएंगे, प्रभावी कार्यप्रणाली भी देखी जाएगी और देवी पाटन मंडल के हाथ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका जिक्र किया जा रहा है और चारों तरफ फिलहाल सराहना हो रही है। प्रशासन ने इस उपलब्धि को जनता की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी बताया। अगली खबर, जहां मैनपुरी पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन मिला है। आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एसपी की ओर से पहल की गई है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। पुलिस प्रशासन को इंटरसेप्टर वाहन दिए गए हैं, जहां पर अब सड़क हादसों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से तमाम जो कैमरे है उस सुविधा से लैस होता है और इसके साथ ही पूरी डेटा यानी कि पूरा जो जानकारी है वो यहां पर डेटा के माध्यम से पुलिस के पास अब पहुंच जाएगा। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है और उस दौरान कोई वाहन चालक फरार होने की कोशिश करता है तो उसको भी धरपकड़ महज 1 से 2 घंटे के भीतर हो जाएगी। इसके साथ ही कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर उसका चालान भी इस वाहन के माध्यम से काटा जाएगा। तो अलग अलग जिलों में फिलहाल देखने को मिल रहा है जहां पुलिस प्रशासन हरी झंडी दिखा रहा है और इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है और ये बहुत बड़ी सौगात फिलहाल बताई जा रही है। अब ओवर स्पीड वाहनों पर भी शिकंजा पुलिस की तरफ से कसा जाएगा। तो मैनपुरी पुलिस को भी इंटरसेप्टर वाहन मिला है। किस तरह से सज्जा यहां पर की गई है, साज सजावट और उसके बाद हरी झंडी दिखा दी गई। यातायात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब ओवर स्पीड या फिर ट्रैफिक नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भी शिकंजा अब कसा जाना है। बहुत आसानी से उसका चालान काट लिया जाएगा और इसके साथ सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के कई मामले सामने आ चुके थे। लेकिन पुलिस की तरफ से कोशिश यह है कि अब सड़क हादसों पर रोकथाम लगाई जा सके। कोई ओवरटेक कर रहा है, इस दौरान हादसा हुआ है तो पुलिस उस पर भी लगाम लगा सकती है। और कोई तेज यहां पर रफ्तार में अपना वाहन चला रहा है, उसके बाद कोई हादसा हो सकता है तो उस दौरान भी पुलिस की तरफ से कोशिश रहेगी कि इस वाहन के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी हो और उसको आने वाले समय के लिए समझाइश दी जा सके।
साथ ही कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के बीच नया जीएमसी रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अब इस स्टेशन के निर्माण के लिए करीब 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है और दिसंबर से काम भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब नए स्टेशन पर 4 आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल और नई टिकट का काउंटर जैसी सुविधाएं भी यहां पर मिलेंगी। दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे कानपुर सेंट्रल और दक्षिण क्षेत्र के यात्रियों को सफर में अब आसानी होती हुई नजर आएगी। तो कानपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात, कानपुर को अब नया जीएमसी रेलवे स्टेशन मिलेगा, सुविधाओं से लैस है। 60 करोड़ से बनेगा अब आधुनिक रेलवे स्टेशन, जहां पर दिसंबर से ये स्टेशन की शुरुआत काम को लेकर हो जाएगी। तो देखिए, कानपुर को अब जीएमसी रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। कानपुर वासियों में फिलहाल खुशी की लहर इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि कहा जाता है जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे विभाग है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश या फिर देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा कारण होता है। और इसी के चलते आपको बता दें कि फिलहाल जो कोशिश की जा रही है कि कानपुर की दिशा और दशा को बदला जाए, जो तस्वीर और तासीर है उसको पूरी तरह से बदल दिया जाए। और एकमात्र वजह यही कि 60 करोड़ से ज्यादा की लागत से अब आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, जिसकी शुरुआत दिसंबर से होने वाली है। यानी कि दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा और महज कुछ महीनों के अंतराल में पूरी तरह से प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात से नवाजा जाएगा। तो कानपुर वासियों के नाम अब एक नया रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, जहां कानपुर वासियों में खुशी की लहर है। रेलवे विभाग की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। रेलवे प्रशासन का पूरी तरह से कहना और आरपीएफ जो मौके पर मुस्तैद है, उनका ये कहना कि जब इस तरह का स्टेशन यहां पर बन जाएगा और आवाजाही होगी तो लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे और बहुत आसानी से उनकी यात्रा को सरल किया जाएगा। अगली खबर, जहां रामपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 किलो 603 ग्राम स्मैक बरामद किया। अब बरामद स्मैक की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, नगद और 2 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े हुए कई अहम सुराग हाथ लगे, जहां पुलिस अब स्मैक की सप्लाई कहां से हो रही थी, किन किन क्षेत्रों में भेजी जा रही थी, इसकी जांच कर रही है। तो देखिए, रामपुर से खबर, जहां नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और एसओजी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई जहां सफलता हाथ लगी है। स्मैक सप्लाई नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन आरोपियों से भारी भरकम कैश बरामद हुआ। नशे की खेप कैसे कैसे वो सप्लाई करते थे, इसकी चेन को तोड़ा गया और नशे के कई जो इस्तेमाल की गई सामग्री है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और एसओजी का सीधे तौर पर कहना कि अभी फिलहाल 4 से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है नशा तस्करों की, लेकिन आगे आने वाले समय पे और भी बड़ी गिरफ्तारी होंगी। शासन और प्रशासन पर लगातार फरियादी फरियाद कर रहे हैं। कहीं न कहीं फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। उसको लेकर मजबूरन वश लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। फिलहाल मैं रायबरेली जिले के विकास भवन में स्थित हूँ। यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सीधा हम तस्वीरें दिखाते हैं। पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर में लिखा हुआ है, थाना लालगंज द्वारा पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने व पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के विरुद्ध धरना जिला मुख्यालय पर पीड़ितों द्वारा किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, पुलिस द्वारा कार्य सही तरीके से नहीं करने के मजबूरन बस लोग फरियादी जो है जिले का मुख्यालय का दरवाजा खटखटाते हैं और फरियाद की आस लेकर धरने पर बैठते हैं। फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूं फरियादियों के साथ। मामला क्या है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, समस्या क्या है, सीधा हम फरियादियों से ही जानते हैं। दादा थोड़ा सा आगे आइए, आप परिचय बताइए। मैं रामचंद्र वर्मा, खेती एवं ग्रामीण मजदूर सभा जिलाध्यक्ष। ये कोंडवल लाल साहब पूर्वा मजरे कोंडवल का मैटर है। मारपीट हुई थी 2 पक्षों में और ये पीड़ित लोगों की इनके साथ जो बर्ताव किया है, इनकी असहनीय स्थिति को देखते हुए इनका मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि किसी का गाल काटा गया है, किसी का
गाल और जांघ में दांतों काटा जाता है, तो सीओ साहब कहते हैं कि ये आम बात है। अगर कोई मर्द दूसरी औरत के अगर काट ले गाल और जांघ में दातन, तो कहते हैं कि ये तो लड़ाई झगड़ा में होता आम बात है। और इसी प्रकार से जब यशो लालगंज से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि अब छिन्नी बुद्धि की FIR नहीं लिखते हैं। और जबकि एक व्यक्ति चांदनी इस घटना की 1 घंटे बाद उसको पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, उसके जेवर भी छीने गए। और एक बच्चा वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया है। लड़के को भी मारा। और जब दोनों, कब की घटना है और कितने दिन बीत चुके हैं? ये 19 जुलाई की घटना है। थाना लालगंज है, कहीं न कहीं क्या समस्या है ये तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्यों रिपोर्ट आखिर दर्ज नहीं हो रही है। मैं रायबरेली से बंस बहादुर सिंह, भारत अपडेट। बात अगली खबर की करते हैं। मंडी धनौरा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में हजारों का सामान चोरी किया गया। रामपुर तगा पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर वारदात से पुलिस गश्त पर अब सवाल उठने लगे हैं। चोर स्कूल से 5 पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, राशन, स्पीकर, फर्स्ट एड किट के साथ फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना धनौरा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय रामपुर तगा का पूरा मामला फिलहाल बताया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां इस वक्त पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार मंडी धनौरा में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है उसकी बानगी देखने को मिल रही है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल पुलिस पर तब उठ जाता है जब महज थाने की जो दूरी है चोरी की आज लोकेशन से वो 300 मीटर का दायरा बताया जा रहा है। साथ ही बुलंदशहर में एक अनियंत्रित कार पेड़ से जोरदार तरीके से टकरा जाती है। आपको बता दें, इस बड़े हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यह हादसा कितना भीषण और भयावह रहा होगा, जहां पर मौत की खबर भी सामने आई है। कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार कार्रवाई कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। ये 2 लोगों की जो मौत हुई है, और चलिए बात करते हैं चंदौली की, जहां आपको बता दें कि चंदौली से खबर सामने आई है। चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध राजदरी देवदरी जलप्रपात में एक बड़ा हादसा टल गया। सावन के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तेज बहाव में फंसे पर्यटकों की जान बची है, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी खतरे का कारण बन रही है। एक पर्यटक प्रतिबंध के बावजूद झरने के पास नहाने चला जाता है और तेज पानी के बहाव में वो फंस जाता है। अब उसे बहता देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी निकाली, रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई गई। अब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, पर्यटकों से अपील कर रहे हैं कि वन विभाग के निर्देशों का पालन जरूर करें। नदी, नाले, झरनों के पास इस बारिश के मौसम में ना जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और जिन पर्यटकों की जान बचाई है वो लगातार प्रशासनिक अमले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो तेज बहाव में फंसे पर्यटकों की जान बची है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन और लोगों की त्वरित कार्रवाई के तहत इस तरह से हादसा टल गया। साथ ही नोएडा के सेक्टर 9 की एक कॉलोनी में एक परिवार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। अब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि करीब 15 लोग जबरन उनके घर में घुस जाते हैं, उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है। अब खबर औरैया से है, जहां आपको बताते चले कि एक मगरमच्छ गांव में घुस आया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल उसका रेस्क्यू कर लिया गया। मगरमच्छ के बच्चों का भी रेस्क्यू नहीं हो सका। वन विभाग की टीम 2 दिन से मगरमच्छ के बच्चों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। जानकारी जब तक सामने आई कि गड्ढे में ज्यादा पानी होने की वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब आज भी वन विभाग की टीम की तरफ से पंपिंग सेट से गड्ढे पानी निकाला जा रहा है, तो वहीं जेसीबी की मदद से गड्ढे की सफाई भी की जा रही है, जिससे पानी निकालने में
की मदद मिल सके और मगरमच्छों का रेस्क्यू किया जा सके। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।